कहानी एक इमारत से शुरू होती है। हम जॉन नाम के एक इंजीनियर को देखते हैं। जॉन की पत्नी का नाम एलिसन है और उनके बेटे का नाम नाथन है। नाथन एक मधुमेह रोगी है जिसे दैनिक दवा की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों से जॉन अपनी पत्नी के साथ कुछ मतभेद रख रहा था। जॉन अपने बेटे के जन्मदिन से पहले अपनी पत्नी के साथ सभी मुद्दों को सुलझाने का फैसला करता है ताकि वे पहले जैसे हो सकें। अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी के लिए खरीदारी करने के लिए जॉन नाथन को एक शॉपिंग मॉल में ले जाता है। हालांकि वह दिन थोड़ा असामान्य था। खरीदारी करते समय जॉन को अचानक एक संदेश मिलता है। संदेश अमेरिकी सरकार से था। इसमें कहा गया था कि किसी आपात स्थिति में उसे एक सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की अनुमति दी गई थी जहां वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ जा सकता था। जॉन चौंक जाता है और इस संदेश के अर्थ के बारे में सोचना शुरू कर देता है। यहाँ किस तरह के खतरे का उल्लेख किया जा रहा है? वास्तविक घटना यह थी कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में क्लार्क नामक एक विशाल धूमकेतु के बारे में खबर आ रही थी जो पृथ्वी के बहुत करीब से गुजर सकता है। यह धूमकेतु इतना बड़ा था कि इसे दिन में भी धरती से नंगी आंखों से देखा जा सकता था। हालांकि सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि धूमकेतु किसी भी हालत में धरती से नहीं टकराएगा। यह आसमान में बिखर जाएगा। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। चूंकि कोई खतरा नहीं था, इसलिए सभी इसे हल्के में ले रहे थे और इस मामले को मजेदार मान रहे थे। जब जॉन घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी को संदेश के बारे में बताता है। वह उसे यह भी बताता है, हर कोई इस मामले को हल्के में ले रहा है, लेकिन मुझे कुछ और ही लगता है। उस समय वे टीवी पर देखते हैं कि धूमकेतु के बारे में अपने बयानों में सरकार ने गलती की है। धूमकेतु का एक बड़ा टुकड़ा उनके शहर के पास समुद्र से टकराएगा। यह समाचार देखते समय उन्हें अपने घर में भूकंप जैसा कंपन महसूस होता है। जॉन बाहर जांच करने जाता है। तभी धूमकेतु का टुकड़ा उनके शहर के पास टकराया, जिससे इतनी बड़ी शॉकवेव पैदा हुई कि जॉन जमीन पर गिर गया। टक्कर के कारण जॉन के घर की खिड़कियां टूट गईं। यह घटना सभी को डरा देती है। वे समाचारों में देखते हैं कि धूमकेतु का पहला टुकड़ा समुद्र में नहीं, बल्कि शहर के पास गिरा था। यह टुकड़ा लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का था। धूमकेतु इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि इसने शहर के एक हिस्से को तुरंत जला दिया। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही क्षणों में सब कुछ नष्ट हो गया। फिर जॉन को अपने फोन पर एक और संदेश मिलता है। साथ ही टीवी प्रसारण सभी को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह देता है। इसमें लोगों को जल्द से जल्द जॉर्जिया में एयरफोर्स बेस पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। हालांकि चूंकि नाथन की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने वाले किसी भी रिश्तेदार को ऐसा संदेश नहीं मिला, इसलिए वे वहां से चले गए। इसके बाद जॉन और उसका परिवार जल्दी से वहां से निकल पड़े। तब तक आसमान लाल हो चुका था। जब वे बाहर निकलते हैं तो जॉन के पड़ोसियों में से एक उनके पास आता है और जॉन से अपनी बेटी को साथ ले जाने की विनती करता है। जॉन असहाय होकर मना कर देता है। सवाल उठ सकता है कि पड़ोसी अपनी बेटी को खुद क्यों नहीं ले गई। सच तो यह था कि अमेरिकी सरकार सभी को आश्रय नहीं दे रही थी। वे इसे केवल उन व्यक्तियों को दे रहे थे जिनका समाज में महत्वपूर्ण योगदान था। चूंकि जॉन एक प्रमुख इंजीनियर थे, इसलिए उन्हें यह सुरक्षा दी गई क्योंकि उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग भविष्य में एक नई दुनिया के पुनर्निर्माण में मदद कर सकते थे। दूसरी ओर जैसे ही धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की खबर फैली, हर जगह ट्रैफिक जाम और लूटपाट की घटनाएं बढ़ गईं। इस बीच खबर से पता चलता है कि धूमकेतु हजारों टुकड़ों में टूट गया है और ये टुकड़े दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गिर रहे हैं। यह भी बताया गया है कि धूमकेतु का एक बड़ा हिस्सा 48 घंटों के भीतर पृथ्वी से टकराएगा, जो ग्रह को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काफी विनाशकारी हो सकता है। लंबी दूरी तय करने के बाद जॉन किसी तरह अपने परिवार के साथ सैन्य एयरबेस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वहां वे लोगों की एक बड़ी भीड़ को अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। हालांकि सेना केवल चुनिंदा व्यक्तियों को ही आश्रय में प्रवेश करने की अनुमति दे रही थी। हवाई अड्डे पर जॉन और उसके परिवार को पहचान प्रतिबंध दिए जाते हैं, जिससे सेना यह पहचान पाती है कि किसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सामान की जांच के दौरान जॉन को अचानक पता चलता है कि उसने नाथन की दवा कार में छोड़ दी है।
जॉन उसे लेने के लिए वापस कार की ओर भागता है। चूंकि जॉन को देरी हो रही है, इसलिए उसकी पत्नी सेना को नाथन की बीमारी के बारे में बताती है। सेना ने कहा कि वे किसी भी बीमार व्यक्ति को विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते। इस बीच जॉन दवाई लेता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अपनी पत्नी और बेटे की तलाश शुरू कर देता है, क्योंकि उसने उन्हें विमान में उसका इंतजार करने के लिए कहा था। विमान में चढ़ने पर जॉन को पता चलता है कि किसी भी बीमार व्यक्ति को विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं है। वह सेना से विनती करता है, कहता है, मेरी पत्नी और बच्चा अभी तक विमान में नहीं चढ़े हैं। कृपया मुझे उन्हें खोजने के लिए विमान से उतरने दे। मैं उनके बिना नहीं जा सकता। जैसे ही विमान का दरवाजा खुलता है, लोगों का एक समूह हमला कर देता है। अफरातफरी मच जाती है और हर कोई भागने लगता है। चूंकि सरकार चुनिंदा लोगों को बचा रही थी, इसलिए हमलावरों को गुस्सा आ गया। हंगामे में किसी व्यक्ति द्वारा चलाई गई गोली विमान में मौजूद सुरक्षा अधिकारी को लग जाती है। जैसे ही अधिकारी को गोली लगती है, उसके हाथ से ईंधन की पाइप फिसल जाती है। सौभाग्य से जॉन यह देख लेता है और दूसरों को तुरंत विमान से उतरने की चेतावनी देता है। जैसे ही सभी बाहर निकलते हैं, आग लगने के कारण एक बड़ा विस्फोट होता है। जॉन भागकर कार में वापस आता है, जहां उसे एलिसन द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिलता है। वह लिखती है कि वह नाथन को अपने पिता के घर ले गई है। इस बीच एलिसन नाथन के साथ एक फार्मेसी में जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि नाथन को तत्काल इंसुलिन की आवश्यकता थी। फार्मेसी में वह नाथन के लिए कुछ इंसुलिन इकट्ठा करती है, लेकिन देखती है कि कुछ लोग दुकान पर हमला कर रहे हैं। वास्तव में पूरा शहर अराजकता में डूबा हुआ है। एलिसन फिर अपने पिता के घर जाने के लिए कार में सवार एक परिवार से मदद मांगती है। परिवार मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही एलिसन और उसका बेटा कार में सवार हुए, परिवार के सदस्यों को पता चला कि एलिसन और उसका परिवार उन लोगों में से है जिन्हें सरकार ने विशेष सुरक्षा प्राप्त करने के लिए चुना है। वे क्रोधित हो गए और एलिसन को जबरदस्ती कार से बाहर फेंक दिया। हाथापाई के दौरान उन्होंने एलिसन का पहचान पत्र छीन लिया और उसके बेटे का अपहरण कर लिया और हवाई अड्डे की ओर बढ़ गए। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर परिवार ने पहचान पत्र सेना को सौंप दिया और दावा किया कि वे चुने गए लोगों में से हैं। हालांकि जॉन के बेटे ने सेना के सामने अपनी असली पहचान बताई, जिससे परिवार के धोखे का पर्दाफाश हो गया। सेना ने जॉन के बेटे को उनसे बचाया। इस बीच एलिसन अपने बेटे की तलाश में सड़कों पर भटकती रही। आखिरकार वह किसी तरह दूसरी कार में सवार होकर हवाई अड्डे पर पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने एक पुलिस अधिकारी से मदद मांगी, जिसने उसे एक शिविर में जाने का निर्देश दिया, जहां लापता लोगों को रखा जा रहा था। एलिसन ने आखिरकार अपने बेटे को शिविर के बच्चों के खंड में पाया। एक नर्स ने एलिसन को बताया कि उसका बेटा स्वस्थ है और उसे इंसुलिन दिया गया है। शिविर की मदद से एलिसन और उसका बेटा अपने पिता के घर जाने के लिए एक सैन्य बस में सवार हुए। दूसरी ओर जॉन नेटवर्क समस्याओं के कारण एलिसन से संपर्क करने में असमर्थ था। कनाडा की ओर जाने वाले एक ट्रक पर ठोकर खाई। चूंकि एलिसन के पिता का घर रास्ते में था, इसलिए उसने ट्रक में सवार होने का फैसला किया। ट्रक में उसने एक युवक से दोस्ती की, जिसने पायलटों को जानने की बात कही जो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में मदद कर सकते थे। हालांकि जॉन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह अपने परिवार के बिना नहीं जाना चाहता था। एक व्यक्ति ने उनकी बातचीत सुन ली और जॉन की पहचान पट्टी छीनने की कोशिश की। एक लड़ाई शुरू हो गई, जिसके दौरान जॉन ने गलती से उस व्यक्ति को मार डाला। कुछ ही समय बाद ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे जॉन का दोस्त बना युवक मारा गया। घटनाओं से आहत जॉन ने अपने बेटे के लिए लाया हुआ इंसुलिन लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अराजकता के बीच जॉन एक परित्यक्त घर में पहुंच गया। इस बीच शहर की स्थिति खराब हो गई। उल्कापिंड के टुकड़े विभिन्न स्थानों पर गिर रहे थे, जिससे भारी तबाही हुई। जॉन ने खुद को संभाला, घर से एक वाहन लिया और एलिसन के पिता के घर चला गया, लेकिन पाया कि एलिसन अभी तक नहीं आई थी। कुछ समय बाद एलिसन ने अपने पिता के लैंडलाइन पर कॉल किया, उन्हें सूचित किया कि वह घर के पास मुख्य सड़क पर थी। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद परिवार आखिरकार फिर से मिल गया। हालांकि अस्तित्व की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। समाचार चैनलों ने बताया कि धूमकेतु का सबसे बड़ा टुकड़ा
जो पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम है, अगली सुबह 8:47 बजे टकराने वाला था। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि पहचान बैंड वाले चयनित व्यक्तियों को ग्रीनलैंड में एक भूमिगत बंकर में ले जाया जाएगा। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित जॉन ने युवक की सलाह का पालन करने और ग्रीनलैंड पहुंचने के लिए पायलटों की मदद लेने का फैसला किया। जैसे जैसे धूमकेतु के टुकड़े पृथ्वी से टकराने लगे, यात्रा और भी खतरनाक होती गई। जॉन ने कुशलता से अराजकता को पार किया, कई बार बाल बाल बच गए। अंत में वे हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन पाया कि एक विमान पहले ही उड़ान भर चुका था। हताश, जॉन ने सीधे दूसरे विमान के सामने गाड़ी चलाई और उसे रोक दिया। पायलट से विनती करने के बाद उसने अपने परिवार के लिए उड़ान में जगह सुरक्षित कर ली। जैसे ही विमान ग्रीनलैंड के पास पहुंचा, धूमकेतु का एक टुकड़ा पृथ्वी से टकराया, जिससे एक बहुत बड़ा शॉकवेव पैदा हुआ जिसने विमान को हिला दिया। पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग की, लेकिन विमान एक पहाड़ से टकरा गया। पायलट की मौत हो गई, लेकिन यात्री बच गए। जॉन और अन्य यात्रियों ने एक सैन्य वाहन पाया और भूमिगत बंकर की ओर चल पड़े। अथक संघर्ष के बाद जॉन का परिवार बंकर में घुस गया। सबसे बड़े धूमकेतु के टुकड़े के टकराने से पहले सिर्फ 1 मिनट और 20 सेकंड बचे थे। आश्रय कांपने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। 9 महीने बाद बचे हुए लोग बंकर से निकलकर तबाह हो चुकी धरती पर पहुंचे। रिपोर्टों से पता चला कि विभिन्न स्थानों पर अन्य आश्रय भी बनाए गए थे, जिससे लोगों के छोटे छोटे समूह बच गए। बचे हुए लोगों ने धरती का पुनर्निर्माण शुरू किया ताकि इसे फिर से रहने लायक बनाया जा सके। फिल्म उम्मीद के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मानवता विनाश से तबाह हुए ग्रह पर नए सिरे से शुरुआत करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।